कक्षा 10वीं विषय विज्ञान बोर्ड पेपर के लिए 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम आज समझते हैं और यही प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जब ये तैयारी हो जाए तब आप दूसरे प्रश्नों को देखिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इनके संयोग से अमोनिया बनता है। तो इनके सूत्रों को पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए हो गया N2, इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन के लिए हो गया H2 और इसके बाद यहाँ अमोनिया के लिए हो गया NH3। अब इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने का मतलब ये है कि जितने तत्व इधर हो, जितनी संख्या इधर हो, उतनी ही संख्या इधर होनी चाहिए। तो यहाँ नाइट्रोजन तो 2 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 ही था, तो इसके सामने 2 रख देंगे, माने 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन 2 तिहाई 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही थे। तो यदि हम इधर 3 लिख देंगे तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे। इस तरह से इसका यह संतुलित समीकरण होगा। अब इसमें जो अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो चलिए सबसे पहले इनको लिखते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लिखेंगे H2S। फिर दूसरा है वायु में दहन करने, दहन का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया, तो हम लिखेंगे O2। इसके बाद यहाँ पर ये जल बनता है, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। फिर इसके बाद यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसका सूत्र क्या है, SO2। तो इस तरह से यहाँ पर हम पहले सूत्र लिख लेंगे। अब इसके बाद संतुलित करेंगे कि यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या उधर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं, या ऑक्सीजन को कोई भी संख्या मिला लें। तो यहाँ ऑक्सीजन 1 और 2 ये कितने हो गए, 3। अब 3 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो गए। अब 6 ऑक्सीजन हो गए, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन ये, 6 ऑक्सीजन पूरे हो गए। इसी तरह से यहाँ पर अब हमको हाइड्रोजन भी देखना है कि यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ सल्फर 2 हो गया। यदि यहाँ हम 2 लिख दें तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, सल्फर 2 हो जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ में तत्वों की संख्या बराबर हो जाएगी। अगला यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखेंगे। ये सूत्र होता है Al2SO4 थ्राइस प्लस, फिर यहाँ पर बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम क्लोराइड है, यहाँ बेरियम क्लोराइड है, इसके साथ है तो ये हो जाएगा BaCl2। इसके बाद यहाँ पर बनता है हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये है AlCl3 और साथ में बनता है बेरियम सल्फेट। तो इस तरह से बेरियम सल्फेट का ये 4 जो है थोड़ा नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से बेरियम सल्फेट बनता है। अब यहाँ पर इनकी संख्या को बराबर करना है, तो फिर से वही देखना है कि जितना बेरियम इधर हो उतना यहाँ हो, जितना सल्फर यहाँ हो उतना यहाँ हो। इसके लिए हमको किसी का गुणा करना कर सकता है, किसी का भाग करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर हमने 3 बेरियम लिख दिया तो यहाँ 3 लिख दिए, तो क्लोराइड कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर 6 क्लोराइड करने के लिए हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो क्लोराइड यहाँ भी 6 हो जाएंगे। अब एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है। इसके बाद यहाँ सल्फर देख लेते हैं, सल्फर ये 3 का गुणा करने पर 3 हो गया, तो यहाँ सल्फर भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, ये तो ये 3 चौको 12, ऑक्सीजन भी इधर पर उतना ही है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको संतुलित कर लेंगे। आगे का हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर है पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। तो पोटेशियम धातु की जो अभिक्रिया है वो जल के साथ है। तो पोटेशियम को हम क्या लिखते हैं, K, तो ये K लिख दिए। जल को हम लिखते हैं H2, तो ये H2O लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम क्रिया करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो सूत्र होता है KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ये समीकरण लिखने के बाद हम इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 और एक 3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 ही है। तो एक काम करते हैं, इसमें यदि हम 2 लिख देते हैं तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन में 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पोटेशियम 2 हुआ तो यहाँ भी पोटेशियम 2 हो गया। इस तरह से हमको इसको संतुलित करके व्यक्त करना है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, उदाहरण से समझाइए। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझते हैं।
जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये मेथेन है CH4 और इसका हम दहन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये CO2 बनता है, H2O बनता है और साथ में ऊर्जा निकलती है, वो भी ऊष्मा के रूप में निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये है PbNO3 ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा यहाँ देख लें तो ये हो जाएगा 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो यहाँ पर हीट की ज़रूरत पड़ती है, प्लस हीट, इसको ये हीट का अवशोषण करता है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर प्लस हीट भी लिख सकते हैं। जब इधर लिखेंगे तो निकलेगी, इधर लिख देंगे तो माने वो चीज़ दी जा रही है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, यहाँ आप देख लीजिए, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमको यहाँ संक्षारण समाज समझाना है और इसके बाद यहाँ पर विकृत गंधिता को भी समझाना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संक्षारण क्या होता है। तो जब लोहे से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना, ये संक्षारण का उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं विकृत गंधिता। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध को बदल देते हैं, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन है, चिप्स है, लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद और गंध अच्छा नहीं होता, बिगड़ जाता, अप्रिय हो जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर ये अमोनिया है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। इस तरह के आप अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। यहाँ ये दो तत्व मिल करके एक तत्व ही यौगिक बना देते हैं, तो इस तरह से ये जो क्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। यहाँ पर हमको सूत्र बनाना है विरंजक चूर्ण का, फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है वो है CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो है CaSO4 12H2O। तो इस तरह से इन दोनों का सूत्र है। अब देखते हैं CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे है। यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 बिंदु आप इसके बना दीजिए। फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको 6 बिंदु बना देना है। इसके बाद यहाँ पर 6 में से जो ऑक्सीजन के 2 बिंदु हैं या 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनसे सहसा बंध बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसको घेरे के अंदर रख देना है, ये बंध बनाने के लिए हैं ये वाले। बाकी जो 4 बिंदु हैं वो बाहर रह आएंगे। इस तरह से इसकी CO2 की बिंदु संरचना हो जाएगी। तो यहाँ बिंदु संरचना में उसके बाहरी इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं उनको व्यक्त करते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, साबुन एवं अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। और ऐसे प्रश्नों को ये भी समझना है कि यदि आपसे केवल साबुन ही पूछा जाए तब आप इसको लिख दीजिए, अपमार्जक पूछा जाए तो इसको लिख दीजिए, दोनों का अंतर पूछा जाए तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। तो चलिए साबुन समझते हैं क्या है। साबुन सोडियम एवं पोटेशियम के वसीय अम्लों के लवण स्टीरेट एवं पॉमिटेट होते हैं। तो यहाँ वसीय अम्ल या फैटी अम्ल भी लिख सकते हैं। अपमार्जक की बात करते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अब यहाँ फिर से प्रश्न है, CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगी। आपको एक यहाँ कार्बन बनाना है,
कार्बन की बाहरी कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको 4 बिंदुओं से दर्शाना है। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। इस तरह से जब हम व्यक्त कर देंगे तो यह CH4 की बिंदु संरचना कहलाएगी। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो चलिए सबसे पहले उभयधर्मी ऑक्साइड समझते हैं। जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों अम्लीय क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एक धातु एवं एक अधातु का नाम लिखिए तथा ऐसी दो धातुओं के भी नाम लिखिए जिनका गलनांक 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, कमरे के ताप पर जो द्रव धातु है वो है मरकरी, और इसका संकेत जो होता है Hg। आपसे बने तो लिख देना, नहीं खाली छोड़ देना। इसके बाद द्रव अधातु है ब्रोमीन, और ये Br होता है। इसके बाद यहाँ पर 310 केल्विन से कम गलनांक वाली धातुएं हैं जो द्रवावस्था में रहती हैं, कम गलनांक वाली धातुएं ठोस ही रहती हैं। ये हैं सीजियम और क्या है, गैलियम। चलिए यहाँ प्रश्न है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो चलिए, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन को अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या है, वैसा भी आ सकता है, तो आपको इसको समझ लेना है। वैसे इसके नाम में ही परिभाषा है, तो देखते हैं। यह श्वसन वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन वायु या कहना चाहिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है और पूर्ण होती है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में घटित होती है, वहीं पूर्ण होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। इस क्रिया में CO2 एवं H2O उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया में CO2 एवं अल्कोहल उत्पन्न होता है। यह श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा मोचित करता है या निकालता है। इस श्वसन में वायु श्वसन की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा मोचित होती है। चलिए प्रश्न है, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? तो प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक बार ऑक्सीजन जनित रक्त फुफ्फुस फेफड़ों से हृदय में आता है, तो दूसरी बार ऑक्सीजन जनित रक्त अनाक्सीजनित या बिना ऑक्सीजन के रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजन जनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में सहायक होता है, जिससे उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आगे का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण सहित उदाहरण कीजिए या वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। सभी हरे पौधे पर्णहरिम या क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें देखते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जल हो गया, और इसकी क्रिया से जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो है ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यदि हम इसको संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा 6CO2, यहाँ पर 6H2O लिख सकते हैं। यदि आप ये जल नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिएगा, 6H2O C6H12O6 6OO2, और साथ में ऊर्जा। इस तरह से यहाँ पर आप जो है इस समीकरण को व्यक्त करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य क्या हैं? बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं
या संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना है। इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों मस्तिष्क या मेरुरज्जु के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को या सूचनाओं को संबंधित अंगों तक पहुंचाना है। सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना है। यह सारा काम एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का होता है। अब यहाँ पर तंत्रिका कोशिका की संरचना है। कभी कभी इसका कार्य नहीं आता, केवल संरचना भर आ जाती है, तो उस तरह से आपको समझना है। तो ये देखिए बड़ा आसान सा चित्र है, इस तरह से चित्र आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बीचों बीच एक केंद्रक बताना है। केंद्रक का जो बाहरी भाग है वो कोशिका कायक और साथ में कोशिका द्रव्य भी लिख सकते हैं। और ये जो इस तरह से अब प्रवर्ध निकले हुए हैं इनको द्रुमिका बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा भाग है ये वाला, ये पूरा का पूरा तंत्रिकाक्ष कहलाता है। और यहाँ पर ये तंत्रिका का जो है अंतिम सिरा कहलाता है। इस तरह से आपको चित्र बना करके इसका साफ सुथरा और नाम भी लिखना है। तो इस चित्र को बना करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपसे और अच्छे से बनेगा। अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो एक पुष्प है, इसमें हमको बताना है कि यहाँ पर जो अंडाशय है ये अंडाशय बना है, ये इसका वर्तिका बना है, ये वर्तिकाग्र है, और ये सब मिला करके स्त्री केसर के भाग होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये पराग कोश है। पराग कोश के नीचे जो डंठल है वो तंतु जैसे है, इनको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो ये है दल या पंखुड़ी कहलाती है, जो ये रंगीन बाहर भाग निकला होता है, और निचले वाले भाग में जो हरे हरे लगे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। ये सारी संरचना बना करके इनका नामकरण करना है और इस चित्र को बना करके आपको देख लेना है, तभी आपसे एग्जाम में बनेगा। तो एक बार प्रैक्टिस करिए इसकी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को 4 चरणों द्वारा क्रमवार आरेख खींचकर दर्शाइए। तो यहाँ अमीबा है, कोई भी संरचना आप बना लेंगे, इधर और बीच में केंद्रक बना देंगे, अगले में थोड़ा सा केंद्रक को चौड़ा कर देना है, और यहाँ फिर ये थोड़ा सा और चौड़ा कर देना है, बीच का भाग संकरा कर देना है, फिर ये बीच के भाग को जोड़ देना है, फिर ये दो भागों को अलग कर देना है, यहाँ केंद्रक भी अलग कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अमीबा के द्विखंडन को व्यक्त करना है। अब यहाँ हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया को 3 चरणों में सही क्रम में दर्शाइए। तो देखिए सबसे पहले ये हाइड्रा का चित्र है, यहाँ पर कितने भी ये बना देंगे। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा हमको बताना है कि ये मुकुल है, कहीं भी निकाल सकते हैं आप। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इसको और बड़ा बनाना है, और लास्ट में आपको चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये पेरेंट हो गया, मतलब इसमें एक ये हाइड्रा है ही, और ये दूसरा हाइड्रा भी इसके बगल में बना देना है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, संतति कहलाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये मुकुलन द्वारा 2 हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेप आपको और बढ़ा देना है। चूँकि इसमें 3 चरण पूछा था इसलिए है, लेकिन अंतिम चरण में ये दोनों जो हैं अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ से अलग होकर के एक हाइड्रा और बन जाएगा। चलिए अब यहाँ प्रश्न है, युग्मक एवं युग्मनज में अंतर स्पष्ट कीजिए, उनकी लैंगिक जनन में भूमिका बताइए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं युग्मक। तो युग्मक लैंगिक जनन में जनन कोशिका है। ये 2 प्रकार का होता है, नर जनन कोशिका जिसको हम नर युग्मक कहते हैं, और मादा जनन कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज बनता है। अब चलिए लैंगिक जनन में इनकी भूमिका क्या होती है इसको समझते हैं। तो अभी हम समझे कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं, और इससे जो बनता है उसे हम युग्मनज कहते हैं। तो ये होता कैसे है, इससे क्या होता है देखते हैं। यहाँ 2 संलयित होने वाले युग्मक अपने डीएनए में अपने जनक के गुणों से युक्त होते हैं। निषेचन इन दोनों जनकों के गुणों को एक कोशिका युग्मनज में संयुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर नर युग्मक में भी डीएनए पाया जाता है, मादा युग्मक में भी डीएनए पाया जाता है, और डीएनए में बहुत सारे गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। जब ये संलयित होते हैं तो ये डीएनए जो हैं ये युग्मनज में आते हैं, जिसमें मादा के भी होते हैं और नर के भी होते हैं। युग्मनज नई संतति
कि प्रथम प्रारंभिक कोसा होता है, माने कोशिका होती है, जो विभाजन के विभिन्न चरणों की प्रक्रिया द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। यह भ्रूण विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं से होता हुआ धीरे धीरे नवजात में विकसित हो जाता है और शिशु के रूप में जन्म लेता है। इस तरह से यहाँ पर ये लैंगिक जनन में इनकी भूमिका होती है। अब यहाँ प्रश्न है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसा होता है? तो चलिए यहाँ पर समझते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र तो नर एवं मादा में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा नर और मादा में जो गुणसूत्र होता है अलग अलग होता है। इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर में इसे एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं और मादा में जो लिंग गुणसूत्र है उसे एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये नर है, अब ये नर का जो लिंग गुणसूत्र है वो एक्स वाई है, और इसको जब हम अलग करेंगे तो ये नर के दो युग्मक बन गए, एक युग्मक एक्स हो गया और एक युग्मक वाई हो गया, नर युग्मक हो गए। इसी तरह से मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स होते हैं, फिर ये मादा युग्मक बनते हैं तो ये एक्स और एक्स इस तरह से बनते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि इनको हमको संलयन कराना है, कि मान लेते हैं कि ये वाई वाला जो है इस एक्स वाले के साथ संलयित होता है तो क्या बनेगा, एक्स वाई। इसी तरह से यही वाई वाला यहाँ पर चलते हैं, इस एक्स के साथ संलयित होता है तब भी क्या बनेगा, एक्स वाई। और जो जिसमें एक्स वाई लिंग गुणसूत्र मौजूद हो वो नर है, तो यहाँ पर ये नर का काम करेगा, नर संतति होगी। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं, इस एक्स को हम ले जाते हैं, इस एक्स के साथ संलयन कराते हैं ये, तो यहाँ पर जो हमको गुणसूत्र प्राप्त होगा एक्स एक्स, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। इसी तरह से यहाँ पर जब हम देख लेते हैं कि यहाँ जो हमारे पास ये दूसरा वाला है इसके साथ भी यदि मिलेगा ये और ये आपस में मिलेंगे, तब भी यहाँ पर एक्स एक्स से मिल रहा है तो एक्स एक्स बना, और ये मादा संतति को बताता है। इस तरह से 50% नर की संभावना और 50% मादा होने की संभावना होती है। यदि आपको ये चित्र कठिन लगे तो आप जो है इस तरह का स्क्वायर बॉक्स बना कर के भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर मान लेते हैं ये x है और ये x है, ये हो गए मादा युग्मक, और यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये y है, ये हो गया नर युग्मक। यहाँ जब ये x और x इस वाले बॉक्स की बात करेंगे तो ये x x हो गया, क्योंकि यहाँ से x और यहाँ से x देखें, इसमें भी देखेंगे तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी हमको क्या मिला, x x मिल गया। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं तो यहाँ y है, इसमें x है, x को पहले लिखा जाता है, ये प्रभावी होता है, ये y हो गया। इसी तरह से यहाँ भी x और y है तो x को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे। अब ये जो हैं ये मादा हैं और ये क्या है, नर हैं, मतलब 50% लड़की और 50% लड़के होने की संभावना होती है। इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। तो चलिए इसी को हमको शब्दों में लिखना है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप x गुणसूत्र वाला शुक्राणु x गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है तो x x गुणसूत्र वाला युग्मनज बनता है। तो जो बच्चा है वो लड़की होगी या पुत्री होगी। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से युग्मित होता है तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनता है, तो यह बच्चा लड़का पुत्र होगा। इस प्रकार पुरुष का गुणसूत्र XY लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ प्रश्न है, समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो समजात अंग समझते हैं। यहाँ प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्यों में भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मनुष्य के हाथ, चमगादड़, पक्षियों के पंख, मगर, छिपकली एवं घोड़े के अग्रपाद, ये सभी क्या हैं, समजात अंग हैं जो उत्पत्ति और संरचना में समान हैं लेकिन इनके कार्य कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। अब अगला हिस्सा है ये समवृत्ति अंग, तो इसको समझते हैं। तो प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति संरचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं, उन्हें समवृत्ति अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़, पक्षी एवं कीटों के पंख जो होते हैं, ये तो उत्पत्ति और संरचना में अलग होते हैं लेकिन इन सभी का काम जो है उड़ने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर ये समवृत्ति अंग कहलाएंगे।
अब यहाँ प्रश्न है, वंशागति एवं उपार्जित लक्षणों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर समझते हैं वंशागत लक्षण, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अर्थात जनकों से संतानों को स्थानांतरित होते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। जैसे आँख का रंग है, बीज का रंग है, या कोई भी लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस संतानों में जाते हैं, उसको हम दे सकते हैं यहाँ पर। अगला है उपार्जित लक्षण, जो लक्षण जीवन पर्यंत अर्जित किए जाते हैं तथा जनक से संतान को स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे मोटापा होना, किसी दुर्घटना में उंगली का कट जाना, ये सभी क्या कहलाते हैं? उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। अब यहाँ हमारे पास है प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना? कारणों को समझाइए। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को निम्न कारणों से चुना। मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र का होता है। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं तथा पौधे मुख्यतः स्वपरागित हो सकते हैं। मटर के पौधे में अनेक विरोधी गुण पाए जाते हैं। मटर में कृत्रिम रूप से पर परागण द्वारा आसानी से संकरण भी कराया जा सकता है। स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी ये शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कारण लिखना है कि मटर के पौधे को उन्होंने क्यों चुनाव किया। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, समजात एवं समवृत्ति अंगों में अंतर बताइए। तो यहाँ समजात अंग है, समवृत्ति अंग है। अब इसके देखते हैं। समजात अंगों की उत्पत्ति समान होती है और यहाँ पर समवृत्ति अंगों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। समजात अंगों की संरचना समान होती है, समवृत्ति अंगों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। समजात अंगों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं और यहाँ समवृत्ति अंगों के कार्य एक जैसे होते हैं। इस तरह से आपको अंतर लिखना है। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है और ये प्रश्न सवाल का है, तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब का मतलब वस्तु है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर दी है और ये उत्तल दर्पण है, तो इसको ध्यान में रखना है। चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें। फिर यहाँ वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। सामान्यतः वस्तु की दूरी को ऋण में लिखा जाता है, तो ये -10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर जो दर्पण का सूत्र होता है हमारे पास 1/f = 1/v - 1/+1/u, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर f है, f का मान यहाँ पर f का मान 15 है, तो यहाँ 15 लिख दिए हैं। v का हमको पता नहीं, तो v लिख दिए हैं। यहाँ पर सूत्र में लिखा है u और u का मान यहाँ -10 है, ये देखिए -10, तो यहाँ -10 लिख दिए हैं। अगले स्टेप में देखते हैं। सवाल बड़े सरल से हल कर देना है सिर्फ इसमें। ये जो -10 है और यहाँ पर प्लस तो है ही, इसको यदि माइनस में उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाला किस में हो जाएगा? प्लस में। इधर 1/v बचेगा। यदि हम 15 और 10 का लघुत्तम लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 30 में 15 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दिया। प्लस यहाँ 10 है, 10 का भाग 30 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो ऊपर 3 लिख दिया। और 1/v है, तो ये है। इनको जोड़ने पर ये 5/30 आ जाएगा, 1/v है। और 5/30 को यदि हम भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 का 30, तो 1/6 बराबर 1/v आ गया। अब यहाँ पर हमको v का मान निकालना है, तो v को इधर भेज देंगे, 6 को इधर भेज देंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगले हिस्से में यदि हमको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा है, तो इसके लिए हमको आवर्धन निकालना पड़ेगा। जो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u होता है, माने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, यहाँ दर्पण की या लेंस की। तो v का मान कितना आया? 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। u का मान 10 दिया था, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। इस तरह से 6 में हम 10 का भाग करेंगे। यहाँ पर इसको दोबारा से देख लीजिए। आवर्धन क्षमता जो दर्पण के लिए होती है m बराबर -v/u होती है। v का मान 6 रख दिए, u का मान जो है -10 है, तो -10 रख दिए। और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 0.6 मान आया। तो यहाँ पर जो
मान है उसके अनुसार हम पता लगाएंगे कि ये किस तरह का है। इसका मान 1 से कम है, 0.6 का मतलब 1 से कम है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। दूसरा जो इसका चिन्ह है वो धन का है, तो जब धनात्मक चिन्ह आए तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, और जो आभासी है तो सीधा। तो इस तरह से प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो एक बार इस सवाल को लगा के आपको देख लेना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सी मैथ से आसानी से आपसे बन जाएगा। अब यहाँ अगले प्रश्न में पहुँचते हैं। प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोधक, एक 8 ओम का प्रतिरोधक, एक 12 ओम का प्रतिरोधक, एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये जो है 3 सेल हो गए हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। सेल को जब हम बनाते हैं तो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, तो बड़ी लाइन छोटी लाइन मिला के एक सेल, ये बड़ी लाइन छोटी लाइन मिला के एक सेल, फिर ये भी एक सेल हो गया। जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस को दर्शाती है और जो छोटी लाइन है ऋण को दर्शाती है। और जो धारा का प्रवाह होता है वो धन से ऋण की ओर होता है, इसलिए यहाँ पर तीर ऐसे लगा देंगे। ये यहाँ पर हम कुंजी लगा दिए हैं, कुंजी का मतलब यही है परिपथ को चालू करना या बंद करना। फिर ये प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध 5 ओम का, दूसरा प्रतिरोध 8 ओम का और तीसरा प्रतिरोध 12 ओम का है। इस तरह से श्रेणी क्रम में इनको जोड़ करके चित्र भर बना देना है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। अब यहाँ अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसको देखते हैं। तो ये प्रतिरोध दिया है 20 ओम, धारा दिया है इसमें ये 5 ओम, और समय दिया है 30 सेकेंड। और जो ऊष्मा होती है विद्युत परिपथ में उत्पन्न होती है उसका सूत्र होता है I²RT। यहाँ आई का मान हमने 5 रख दिया, आई का मान 5 दिया है, आर का मान 20 दिया है तो 20 लिख दिए, और टी का मान 30 दिया है तो 30 लिख देंगे। जब हम इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास 15,000 जूल, यदि हम 1000 हटा दें तो ये किलो जूल में कहला जाएगा। तो इस तरह से जो अभीष्ट उत्पन्न ऊष्मा है वो 15,000 जूल है या 15 किलो जूल है। अब यहाँ है हम प्रश्न इस पर, ठोस चालक के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है। तो चलिए यहाँ पर हमको प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस तरह से परिभाषा प्रश्न आ सकता है। तो समझते हैं यहाँ पर, ठोस चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है चालक की लंबाई पर। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आर समानुपाती, इसको हम एल लिखेंगे। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो चालक का प्रतिरोध आर चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसको हम सूत्र में ऐसा लिखेंगे, आर ये व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ए का मतलब यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। फिर अगला है चालक के ताप पर। तो चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। फिर है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये चुंबक है, इसमें यहाँ एस लिख दिए हैं, इधर एन लिख दिए हैं, किसी तरफ भी क्या लिख सकते हैं। बस एन से हमको यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से निकलते हुए दर्शाना है। तीर जो है एन से एस की ओर लगेगा, माने तीर एन से निकलेगा, एस में इंटर करेगा, तो देखिए यहाँ तीर जितने भी हैं एस की ओर आते हुए हैं और एन की ओर, एन से कहाँ जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं। इस तरह से आपको कितनी भी लाइन खींच करके क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करना है। अब यहाँ प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो चलिए देखते हैं इसके गुण क्या हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंधवक्र बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास पास
तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में ये दूर होती हैं, या कह सकते हैं कि जब प्रबलता अधिक होती है तो ये सघन होती हैं, प्रबलता कम होती है तो ये विरल होती हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, अच्छे ईंधन या आदर्श ईंधन का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, चलिए समझते हैं। तो अच्छे ईंधन का चयन या अच्छे ईंधन के चयन के लिए हमको उस ईंधन के निम्न लक्षण देखने चाहिए। वह आसानी से जलता हो, वह लगातार जलता हो, वह पर्याप्त ऊर्जा मुक्त करता हो, वह पर्याप्त मात्रा में तथा आसानी से उपलब्ध हो, उसका परिवहन आसान एवं सुरक्षित हो, उसका भंडारण आसान एवं सुरक्षित हो, वह जलने पर वायु को प्रदूषित नहीं करता हो, वह धुआं नहीं देता हो तथा बर्तनों को काला भी नहीं करता हो, उसके जलने पर ठोस अवशिष्ट पदार्थ राख भी नहीं बचती हो, उसकी कीमत भी अधिक न हो। अगर किसी ईंधन में उपयुक्त लक्षण हो तो वह अच्छा ईंधन होता है। तो इस तरह से आप जो है और लक्षण जोड़ भी सकते हैं और प्रश्न के अनुसार कम लक्षण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है, वनों एवं वन्य जीवन के संरक्षण के दो दो लाभ लिखिए। तो चलिए वनों के संरक्षण को समझते हैं। इसमें पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित रहता है। पर्यावरण, जब वन संरक्षण करते हैं तो पर्यावरण संतुलित होता है, प्रदूषण रहित रहता है, जो वहाँ के निवासियों के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। वनों से विविध खाद्य सामग्री एवं औषधियाँ मिलती हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं आप। फिर इसके बाद वन्य जीवन के संरक्षण से, जीव जंतु के संरक्षण से क्या फायदा है। वन्य जीवों से हमें अनेक औषधियाँ तथा अन्य लाभदायक सामग्री मिलती है। वन्य जीव पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से ये 3 अंक के प्रश्न हैं। इनको आपको पहले अच्छे से तैयार कर लेना है, लिख लिख के देखना है। जब ये तैयारी हो जाए तब फिर आपको और प्रश्नों को भी देखना है।